जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करंटली तुम्हें क्लास 11 एंड क्लास 12 के कंटेंट्स मिल रहे हैं ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली हम क्लास 12 के साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 विच इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का रैपिड रिविजन करने वाले हैं। सो क्लास में थोड़ा सा एक्टिव बनो, होमवर्क दूंगी कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर चाहिए मुझे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद टुडेज डिस्कशन। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नाम से ही पता चल रहा है कि हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते क्या हैं। सो चार चीजें हम देखते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में। सबसे पहले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसमें हम डेविएंट बिहेवियर देखते हैं, मतलब अलग तरीके का बिहेवियर होता है जहाँ पे हम डिफरेंट चीजें देखते हैं, अनयूजुअल चीजें हम देख रहे होते हैं। डिस्ट्रेसिंग, हमेशा डिस्ट्रेसिंग होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब पर्सन को परेशान करके रख देता है, बहुत अनप्लीजेंट होता है, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है, हम खुद भी अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीजें नहीं कर पाते, बहुत खराब लग रहा होता है, बहुत उदास हम लोग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस, राइट। अनप्लीजेंट टाइप होता है हमारे लिए। तीसरा होता है डिसफंक्शनल, हम अपने डे टू डे लाइफ के एक्टिविटी को भी कैरी नहीं कर पाते हैं कंस्ट्रक्टिवली। ओके, एंड चौथा होता है हमारा डेंजरस, विच इज नॉट ओनली फॉर द पर्सन हु इज हैविंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पर उसके आसपास, उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स के लिए भी डेंजरस हो सकता है। क्लियर एवरीवन? सो ये हमारा 4 डीज है ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और एबनॉर्मलिटी। हम लोगों ने एबनॉर्मलिटी पढ़ी थी कि एबनॉर्मलिटी क्या होती है, राइट। इट इज ऑल अबाउट विच इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। हम कोई भी चीज मतलब विच इज नॉर्मल, इफ वी आर नॉट डूइंग दैट, अगर हम किसी को हार्म कर रहे हैं, हम किसी के लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर कोई डेंजरस बन रहे हैं किसी के लिए, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर दैट विल डिसाइड दैट इफ अ पर्सन इज एबनॉर्मल और नॉट। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो एंशिएंट टाइम में हम देखते थे कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता था तो उससे हम कहते थे कि उसके अंदर आत्मा है, भूत प्रेत वाली चीजें हम बिलीव करते थे। एंड एक्सॉर्सिज्म मतलब काउंटर मैजिक हुआ करता था, उसके ऊपर प्रेयर्स वगैरह किए जाते थे भूत प्रेत को निकालने के लिए। दूसरा हम लोगों ने देखा बायोलॉजिकल अप्रोच, जहाँ पे पीपल जो है वो एबनॉर्मल बिहेव इसलिए करते थे क्योंकि ब्रेन एंड बॉडी काम ठीक से नहीं कर रहे होती थी, फंक्शन ठीक से नहीं कर रहे होती थी। ये बिलीव आ गया आफ्टर सम टाइम। देन आफ्टर सम टाइम वी सॉ दैट साइकोलॉजिकल अप्रोच आ गया, जिस टाइम पे इंडिविजुअल्स बिलीव करने लगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब ये एक ऐसा कंडीशन है जब इंडिविजुअल्स ठीक से फील नहीं कर पाते, सोच नहीं कर पाते एंड परसीव नहीं कर पाते अबाउट द वर्ल्ड। ओके, देन आता है हमारा ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं जिसका इम्बैलेंस होने की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आए हमारे टाइम टू टाइम। मिडिल एजेस में हम लोगों ने देखा डिमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशन, मतलब वही विच हंट वगैरह चालू हो गया था, राइट। रेनेसेंस के टाइम पीरियड में लोग सोचना चालू किए, क्वेश्चन करना चालू किए, राइट। सो तब हम लोगों ने देखा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं देन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैपन, दैट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट केम एट द एंड। 18 से 19 सेंचुरी में एज ऑफ रीजनिंग एंड एनलाइटनमेंट आया और बहुत से चेंजेस आए। तब हम लोगों ने देखा कि जिनको भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसे हमें क्या करना चाहिए, एम्पैथी देना चाहिए, केयर देना चाहिए एंड उनको क्योर करने के लिए असाइलम वगैरह बनाना चाहिए। सो इस टाइप का अवेयरनेस आने लगा टाइम बीतते या समय के साथ साथ। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्लासिफिकेशन मतलब बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। इस चैप्टर में हम कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, पर और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, इनको समझने के लिए, ट्रीट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया इसे, यानी कि हम लोगों ने इसे कंपोज कर दिया इन बुक्स एंड पेपर्स एक्सेट्रा, राइट। सो एक है हमारा DSM-5 जो कि कंपोज किया गया है बाई APA, अमेरिका एसोसिएशन के द्वारा, एंड अमेरिका में मेनली यूज होता है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज होता है DSM-5। नेक्स्ट है हमारा ICD-10 जो कि WHO के द्वारा कंपोज किया गया था, जिसके अंदर बहुत से मेंटल और साइकिल और फिजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। ये ICD-10 इंडिया में यूज होता है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, अब क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम एबनॉर्मल बिहेवियर करने लग जाते हैं, हमारे अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले होता है बायोलॉजिकल मॉडल। बायोलॉजिकल मॉडल मतलब हमारे हॉर्मोन्स में, या फिर हमें कोई ब्रेन इंजरी हो गई है, या फिर हमारा न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, इन्फॉर्मेशन को ठीक से पहुंचा नहीं पा रहा है ब्रेन तक, ये प्रॉब्लम हो सकता है। गाबा की एक्टिविटी एंड डोपामिन और सेरोटोनिन की एक्टिविटी के भी
ठीक से ना होने की वजह से सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर जैसे डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। देन होता है हमारा साइको डायनेमिक मॉडल। साइकोडायनेमिक मॉडल जो है वो हमारे साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर आता है, साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर आता है। एंड वन थिंग इज मिसिंग ओवर हियर इज द सेकेंड थिंग यू कैन से, दैट इज जेनेटिक फैक्टर। बहुत से जेनेटिक फैक्टर होते हैं, हम लोग पढ़ाई करने की कोशिश करें कि जेनेटिक फैक्टर्स एग्जैक्टली कैसे रोल प्ले करते हैं इन दी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। बट एज ऑल अगर मैं बोलूँ, अगर पेरेंट्स या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर कोई भी जेनेटिक या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, तो फिर वो जेनेटिकली हमारे अंदर पास ऑन हो सकता है। दैट इज द मेन थिंग विच वी सी इन द जेनेटिक मॉडल। देन आता है हमारा तीसरा विच इज नोन एज योर साइकोलॉजिकल मॉडल, जिसके अंदर हम देखते हैं क्या कि एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर बहुत से मॉडल्स होते हैं। जैसे एक हो गया हमारे इसी के अंदर साइकोडायनेमिक मॉडल, जब हमारे सुपर ईगो ईद एंड जब हमारे ईद ईगो और सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर हमारे माइंड के अंदर कुछ अनकॉन्शियस स्टेट है, या फिर एज अगर मैं बोलूँ माइंड के अंदर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, देन वी कैन हैव साइकोडायनेमिक प्रॉब्लम्स which can lead to साइकोलॉजिकल और एबनॉर्मल बिहेवियर एज अ होल, कैन से। दूसरा होता है हमारा बिहेवियरल मॉडल, जहाँ पे हमारे बिहेवियर्स गलत हम लोगों ने लर्न करनी है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कॉग्निटिव मॉडल मतलब हमारे नेगेटिव बिलीव्स एंड आइडियाज एंड नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आ जाते हैं। ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल मतलब हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पाते, मतलब हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती है। जैसे सेल्फ हमारे दोस्त नहीं है जिससे हम अपने सुख और दुख को शेयर करें, हमारे पास घर नहीं है, या फिर बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो रही हैं। सो दैट कैन लीड्स टू abnormal behavior. Socio-cultural factor is the fourth one we can say, where we see that अगर हमारा environment, हमारी family, हमारा social network ऐसा अगर इन सब में कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल इज द फिफ्थ वन, जहाँ पे हम देखते हैं तीन चीजें होती हैं। पहला, हमारे जेनेटिक फैक्टर्स, अगर हमारे पेरेंट्स में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था तो वो हमारे अंदर आ सकता है। कोई यू कैन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर हमारे पेरेंट्स के अंदर था तो वो मेरे अंदर आ सकता है, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। ओके दूसरा होता है इसके दूसरा कंपोनेंट होता है डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल में इज दैट मैं कितनी प्रोन हूँ, मतलब यू कैन से माई इन्वायरमेंट, मेरे इन्वायरमेंट ऐसा है, मतलब जेनेटिकली मेरे पेरेंट्स को या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, नंबर वन। नंबर टू, मैं देखती हूँ मेरा इन्वायरमेंट बहुत खराब है, मैं पॉवर्टी में रह रही हूँ। तीसरा हो गया मेरा थिंकिंग प्रोसेस, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न्स रखी हूँ। तो इन तीनों फैक्टर्स का रोल होता है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती हूँ टू ये तीनों फैक्टर्स क्या करते हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ये स्ट्रेस अगर लॉन्ग टाइम तक चलता रहे तो मैं प्रोन हो जाती हूँ टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्लियर एवरीवन? सो फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर इज क्रिस्टल क्लियर, आई कैन से, इजंट इट? जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तो कुछ कैटेगरीज है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर एक आता है GAD विच इज जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। हम लोगों ने पढ़ा था कि GAD क्या होता है, राइट? एक अजीब सी फीलिंग होती है, स्ट्रेंज फीलिंग होता है, फियर होता है विदाउट एनी रीजन, दैट इज व्हाट नोन एज GAD। क्लियर एवरीवन? फोबियाज में क्या होता है? फोबियाज में हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, राइट? फोबियाज के टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे। एक होता है स्पेसिफिक फोबिया, जिसमें हमें कोई स्पेसिफिक चीज से डर लगता है, जैसे कोई कॉकरोच से डर लग रहा है, छिपकली से डर लग रहा है, राइट? या फिर क्लोज स्पेस से डर लग रहा है। एक होता है हमारा एगोराफोबिया, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई न्यू सिचुएशन में जाने से मुझे डर लग रहा है। देन एक होता है हमारा फोबियाज के अंदर सोशल फोबिया, राइट? जहाँ पे हम सोशल स्पेसेस में जाने से डर लगता है हमें, राइट? नेक्स्ट है हमारा पैनिक डिसऑर्डर, जहाँ पे एक बहुत ज्यादा काइंड ऑफ इंटेंस टेरर होता है यहाँ पे, राइट? इंसान को बहुत ज्यादा डर लगता है एंड इतना ज्यादा डर लगता है कि उसका this kind of intense terror can also lead to death of an individual at the same time. chest pain वगैरह होने लग जाता है, right, etc. We have read already in the chapter. एक और चीज आता है SAD, which is सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर मैं कोई चीज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ एंड वो चीज मुझसे छीन लो तो फिर आई विल make tantrums, I will just make suicidal gestures. So this kind of things comes under your SAD. Clear everyone? Next we have read is obsessive compulsive disorder, which is also known as OCD. Obsession मतलब होता है कि मैं किसी चीज के बारे में सोचने से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। कंपल्शन मतलब कि मैं कोई चीज करने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। क्लियर? सो ये होता है ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर में भी।
जहाँ पे मैं सोच रही हूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अपने हाथ बार बार धो रही हूँ, बार बार धो रही हूँ, राइट। सो कॉन्स्टेंट हैंड वॉशिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, जहाँ पे मैं सोच भी रही हूँ एंड अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ टू वॉश द हैंड्स। मेरे दिमाग में बार बार चल मेरा हाथ गंदा है, मेरा हाथ गंदा है, राइट। सो दैट इज ओसीडी। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में हम देखते हैं पीटीएसडी, यानी कि स्ट्रेस के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई मैंने अर्थक्वेक देख लिया या फिर यू कैन से एक्सीडेंट देख लिया, बहुत खतरनाक टेररिस्ट अटैक देख लिया, तो उस देखने के बाद से फिर मुझे स्लीप प्रॉब्लम्स आने लगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगे। सो ये होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर में एक आता है तुम्हारा फिजिकल सिम्टम्स। यहाँ पे क्या होता है ना, सोमैटिक डिसऑर्डर एक है। सोमैटिक डिसऑर्डर में क्या होता है ना, तुम्हारे अंदर तुम बार बार डॉक्टर को विजिट कर रहे हो पर एक्चुअल में तुम्हें कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, तुम्हारे कितने टेस्ट हो गए बट नथिंग इज देयर, ओके, दैट इज सोमैटिक डिसऑर्डर। एक होता है इसी के अंदर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्या होता है, तुम जब भी किसी के बारे में सुनते हो कि उसको जॉन्डिस हो गया या फिर किसी को बीमारी हो गई, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी कहीं ना हो जाए, तो तुम पैनिक करने लग जाते हो। तो एक एंजाइटी रहती है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें कोई डिसऑर्डर हो जाएगा। तो दैट इज योर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, नाम से समझ में आ रहा है। सो एक होता है हमारा कन्वर्जन डिसऑर्डर, जो इसके अंदर ही आता है। क्लियर। इसमें हम क्या देखते हैं कि बेसिकली एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मैंने डील किया, मैंने देखा कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जिसके बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ एंड सडनली मुझे दिखाई नहीं दे रहा है या फिर मैं सुन नहीं पा रही हूँ या फिर मेरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है फॉर सम टाइम दिस हैपेंस। सो एक्चुअल में कोई फिजिकल रीजन नहीं है पर साइकोलॉजिकल रीजंस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा ऐसा मैंने फेस कर लिया है कि आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स और होल बॉडी पार्ट, राइट, which we see that kind of situation happens. So this is what known as conversion disorder के अंदर हम देखते हैं। Clear everyone? Next है dissociative disorder। Dissociative disorder मतलब हम reality और सपने के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर आता है हमारा एक डिसोसिएटिव फ्यूज आता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कुछ टाइम के लिए। मतलब आज मैं सोई, कल मैं उठी, मैं खुद को भूल गई, मेरा नाम क्या था, मेरा पर्सनालिटी क्या था, मैं सब कुछ भूल गई, एक नई आइडेंटिटी के साथ मैं जी रही हूँ एंड वो वाला टाइम पीरियड जो भी हुआ था वो मैं सब भूल गई हूँ। अब एक हफ्ते तक मैं नई आइडेंटिटी के साथ जी, फिर मैं सोई, फिर अगले दिन उठी, मैं अपनी नई आइडेंटिटी को भूल गई और पुराने वाली आइडेंटिटी सभी मैम की आइडेंटिटी में आ गई, राइट। सो फ्यूज में क्या होता है ना, फ्यूज वाले टाइम पीरियड में ऐसा एक होता है टाइम पीरियड जब जो चीजें हो रही होती हैं, एक हफ्ते में क्या हुआ, मेरे नए पर्सनालिटी बनी, तो एक हफ्ते में मैंने क्या चीजें की वो सब मैं भूल जाती हूँ। तो दैट इज योर डिसोसिएटिव फ्यूज। क्लियर एवरीवन? दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कम्स अंडर डिसोसिएटिव अमनीशिया, जहाँ पे मैं अपने लाइफ के कुछ इवेंट्स को भूल जाती हूँ। मैं सब कुछ याद रखी हूँ पर कुछ ऐसे लोग थे, ऐसी चीजें थी, ऐसे इवेंट्स थे जो मैं पर्टिकुलरली सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है यहाँ पे, सिलेक्टिव चीजें मैं भूल जाती हूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस या अपने लाइफ एक्सपीरियंस से। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर मतलब वही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज ऑल अबाउट जहाँ पे मैं अपनी पर्सनैलिटी भूल जाती हूँ, राइट। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वी हैव सीन दैट प्रॉब्लम है, एक ही टाइम पे मेरी चार पांच पर्सनैलिटियां हैं। और एक और चीज आता है इसके अंदर विच इज डीपर्सनलाइजेशन। डीरियलाइजेशन में यही होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं अभी सपने में हूँ, अभी जो चीजें हो रही है मैं मेरे सपने में हो रही है या मैं सपना देख रही हूँ या फिर ये रियलिटी है, ये होता है डीपर्सनलाइजेशन या फिर डीरियलाइजेशन। डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब वही तुम्हारे डिप्रेशन हो जाता है इंडिविजुअल्स को, सैडनेस होता है, फटीग, वीकनेस एंड बहुत स्लो हो जाता है इंडिविजुअल, कोई भी काम नहीं कर पाता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में बाइपोलरिटी होती है, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था बाइपोलर में एक होता है मानिया, एक होता है डिप्रेशन। मानिया मतलब मैं बहुत ज्यादा काम करने लग जाती हूँ, हाइपर एक्टिव हो जाती हूँ, एंड डिप्रेशन मतलब मैं मेरी एनर्जी बहुत वीक है, मैं बहुत ज्यादा शांत हो जाती हूँ, बहुत धीरे हो जाती हूँ हर चीज में, राइट। सो बाइपोलर में क्या होता है, कभी इंसान बहुत ज्यादा हाइप पे बहुत सारी चीजें करने लग जाता है, तो कभी क्या होता है बहुत धीरे धीरे आलसी टाइप के काम करने लग जाता है, दैट इज योर बाइपोलर। नेक्स्ट इज सिजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। तो सिजोफ्रेनिया में हम लोगों ने पढ़ा था बहुत डिटेल में, इसके अंदर आता है तुम्हारा डिल्यूजन्स, बहुत सारे डिल्यूजन्स के टाइप्स होते हैं, हेल्यूसिनेशंस, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, डिल्यूजन्स मतलब फॉल्स बिलीफ, हेल्यूसिनेशन मतलब ऐसा मैं फील करने लग जाती हूँ, सुनने लग जाती हूँ, जो चीजें हैं नहीं मैं उन्हें देखने लग जाती हूँ, तो दैट इज योर हेल्यूसिनेशन। एंड रीऑर्गेनाइज थिंकिंग भी होने लग जाती है। हम लोग ने सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम के अंदर पॉजिटिव पढ़ा था, नेगेटिव पढ़ा था, एंड और ऑल्सो नोन एज सोमैटिक इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, right? So I hope you remember all these, important है for case based and all.
न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये चाइल्डहुड में तुम्हारे न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में दिक्कत हो जाना, जैसे न्यूरॉन्स जो है वो इंफॉर्मेशन सही से ब्रेन तक ना पहुंचाए तो होने लग जाता है। ये चाइल्डहुड में ही होने मतलब सिम्टम्स दिख जाते हैं। सबसे पहला एडीएचडी, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, अटेंशन नहीं पे कर पाते हैं बच्चे। देन हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा काम करने लग जाते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, सोते भी नहीं है, आराम भी नहीं करते हैं, राइट। उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। देन ऑल्सो इम्पल्सिव हो जाते हैं, बिना कंसिक्वेंस का सोचे कुछ भी एक्टिविटी करने लग जाते हैं, राइट। सो दैट इज एडीएचडी के अंदर हम देखते हैं। एएसडी क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो उनका कम्युनिकेशन बहुत खराब होता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनके रिलेशनशिप्स विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स बहुत अजीब हो जाते हैं या बहुत डिस्कनेक्ट हो जाता है, काइंड ऑफ, राइट। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम हो जाता है, बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है, सोशल रिलेशंस नहीं बना पाते हैं। ये सारी चीजें हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में देखते हैं। तीसरी चीज हम लोगों ने इसी के अंदर पढ़ी थी, वो था हमारा इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, राइट। जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि आईक्यू जो है इट इज लाइक वीसी के इंडिविजुअल्स को इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे बच्चों का आईक्यू 70 से भी नीचे आ जाता है। देन फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने लर्निंग डिसऑर्डर पढ़ा था, राइट, जहाँ पे बच्चों को बच्चे अल्फाबेट्स लर्न नहीं कर पाते या फिर स्पेलिंग्स लर्न नहीं कर पाते, वर्ड्स लर्न नहीं कर पाते, तो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैव वी फेस और चिल्ड्रंस फेस बेसिकली। देन नेक्स्ट आता है डिसरप्टिव और इम्पल्सिव कंट्रोल कंडक्ट डिसऑर्डर। वही एक होता है ओडीडी। ओडीडी जो है वो बच्चों के अंदर होता है जब वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं एंड बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, टीचर्स की बात ना मानते हैं एक्सेट्रा, तो काइंड ऑफ एंटी सोशल हो जाते हैं। वाइल कंडक्ट डिसऑर्डर जो है यहाँ पे हम देखते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडक्ट डिसऑर्डर बड़ों को होता है, जहाँ पे वो क्या करने लग जाते हैं, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं करते हैं, लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, चोरी चकारी टाइप के एक्टिविटी करने लग जाते हैं, राइट। सो ये चीजें हम देखते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो बड़ों को होता है एंड ओडीडी जो है वो बच्चों को होता है। क्लियर एवरीवन। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स में हम लोगों ने पढ़ा था एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब लोग जो है वो खाना छोड़ देते हैं एंड स्टार्व टू डेथ हो जाता है। बुलिमिया नर्वोसा में क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा खा लेते हैं नेक तक और उसके बाद फिर दे वॉमिट। एंड तीसरा होता है तुम्हारा बिंज एंड पिंज ईटिंग। बिंज एंड पिंज ईटिंग में क्या देखते हैं हम कि खाना बहुत ज्यादा खाना खाते जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा खा लेते हैं, राइट। दैट इज द थिंग। एंड आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग वी कैन से। एंड सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स होता है। सब्सटेंस रिलेटेड मतलब वही ड्रग के एडिक्ट हो जाना, अल्कोहल के एडिक्ट हो जाना, चाहे हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था हीरोइन के बारे में। देन वी हैव आल्सो रेड अबाउट अल्कोहल इन डिटेल। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स क्या करते हैं, हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। हम लोगों ने ऑल्सो पढ़ा था कि क्या इफेक्ट पड़ता है ऑफ अल्कोहल इन आवर नर्वस सिस्टम, जजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, डिप्रेशन और एग्रेशन वाली प्रॉब्लम आ जाता है, लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। वी हैव आल्सो रेड अबाउट द बॉक्स वेयर वी सी दैट स्टिमुलेंट्स वगैरह के बारे में ये पढ़ना तुम्हारे सीवीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैच द कॉलम्स वगैरह में आ सकता है। सो फॉर दिस यू शुड सी दिस बॉक्स 4.3 इन योर बुक। क्लियर एवरीवन। सो आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आल्सो यू कैन फॉलो मी इन द इंस्टाग्राम, हियर इज द अकाउंट। ओके, सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब कुछ समझ में आया, अच्छे से रिविजन हो गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।